दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का बायोलॉजी पॉडकास्ट में। मैं हूं रजत सिरनेत। आपका अपना जो ये चैनल है वो हमेशा आपके लिए कुछ लेकर आता है जिससे आप इजीली किसी चीज़ को ग्रैस्प कर सकें और बहुत कम समय में बहुत कुछ गेन कर सकें। ये मेरा प्रयास हमेशा रहता है। अब ये जो बायोलॉजी का रिवीजन पूरा का पूरा चल रहा है, जो रिवीजन पॉडकास्ट चल रहा है, उम्मीद है कि आप पूरा का सारा वीडियो, सारा का सारा रेडियो सुन रहे होंगे। अभी फ़िलहाल 8 दिन 9 दिन जो भी कुछ हमारे पास बचे हुए हैं, लगातार रिवीजन पे फोकस करना है हमें लगातार, और ख़ास करके जो हमारा 50% सिलेबस है यानी कि बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। याद रखिएगा, जब भी कंडीशंस अच्छी हों तो हमेशा बुरे कंडीशन की तैयारी की जाती है। जब लड़ाई होने वाला रहता है तब लड़ाके नहीं तैयार किए जाते हैं, लड़ाके पहले तैयार किए जाते हैं। उसी तरीके से है ना। अब कोई बीमारी हो गई है तो उस समय इम्यूनिटी नहीं बनाई जाती है। इम्यूनिटी बीमारी होने से पहले ही बनाई जाती है। बीमारी में होने के बाद बीमारी चल रही है उसमें इम्यूनिटी बनाने से कोई मतलब नहीं होगा। तो याद रखिएगा, ये जो पहले की तैयारी है यही आपके काम आने वाली है। तो मैं आपको आज एक बात बताता हूँ कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होते हैं। और याद रखिएगा कि जो लाइट रिएक्शन होता है वो ग्रेना में होता है और डार्क रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का नाम क्यों इस तरीके से रखा गया है? क्योंकि लाइट रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द सनलाइट और डार्क रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये नहीं कि डार्क रिएक्शन लिखा हुआ है तो वो डार्क रिएक्शन का जो है वो अंधेरे में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ATP और NADPH बनता है लाइट रिएक्शन में उसका यूज होता है डार्क रिएक्शन में, और वहाँ पर शुगर का फॉर्मेशन होता है डार्क रिएक्शन में। वाटर की स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसको हम लोग कहते हैं फोटोलिसिस। और ऑक्सीजन जो निकलता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो वाटर से निकलता है, और वाटर स्प्लिटिंग की यही जो रिएक्शन होती है इसी को हम लोग कहते हैं फोटोलिसिस कहते हैं। देखिए, ल्यूमेन जो होता है थाइलाकॉइड का, उसमें प्रोटॉन इकट्ठा होते हैं, H+ जो होता है वो वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जो रेड और ब्लू लाइट होता है यहीं पर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है और यहीं पर सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पाई जाती है। और उसमें से भी खास करके रेड लाइट, उसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, देखिए बहुत सारे वेवलेंथ के, तमाम तरह के वेवलेंथ की लाइट हमेशा आती है। कभी धीमी लाइट होती है, कभी ज़्यादा लाइट होती है, कभी तेज। इस तरह के तमाम तरह के लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत तरह के पिगमेंट बने हैं। कैरोटिनॉइड है, क्लोरोफिल A है, B है, जेंटोफिल है। लेकिन क्लोरोफिल A जो होता है वो इसमें सबसे मोस्ट चीफ पिगमेंट होता है ना। अगर रेशियो देखा जाए क्लोरोफिल A और B का तो 3:1 का रेशियो होता है। अगर 3 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल A के हैं तो 1 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल B का पाया जाता है ना। इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में होता है, और इसको हम लोग फोटोलिसिस भी कहते हैं। यहाँ पर 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर निकलता है। दूसरी बात कि ये जो एक प्रोसेस होता है ATP के फॉर्मेशन का, इसको हम लोग कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। चूंकि ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, फास्फोराइलेशन का प्रोसेस लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसको हम लोग कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। 2 तरह का होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ना, और एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक वाला आपको नजर आता है इस तरीके से, जेड स्कीम वाला वो नॉन स्कीम वाला होता है। नॉन साइक्लिक होता है जेड स्कीम जो बनता है, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है वो कहाँ होता है? स्ट्रोमा लैमेली में होता है। स्ट्रोमा लैमेली जो होता है वो क्या होता है? 2 थाइलाकॉइड को यहाँ पे कनेक्ट करने का काम करता है, वहाँ पर ये प्रोसेस होता है। याद रखिएगा कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है। ATP, सिर्फ ATP बनता है, उसमें NADPH वगैरह नहीं बनते हैं। और जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें किसी भी यहाँ पर PS2 नहीं होता है। जैसे PS1 फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2, तो साइक्लिक वाले में फोटोसिस्टम 2 नहीं होता है, और यहाँ पर NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता है। इसी की वजह से यहाँ पर बनता नहीं दिखता है क्या? फोटो। ये आपका 1 मिनट, हाँ तो कुछ थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में, किस तरीके से ATP का फॉर्मेशन होता है साइक्लिक प्रोसेस में। तो ये स्ट्रोमा लैमेली के बीच में होता है। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो दिया था वो पीटर मिकेल ने दिया था।
किसने दिया था? पीटर मिकेल ने दिया था। और एटीपी और एनएडीपीएच का जो यूज़ होता है वो डार्क रिएक्शन में इसका यूज होता है, इस बात को भी आप रखिएगा। C3 साइकिल मेल्विन कैल्विन ने दिया था, जिसमें 3 प्रोसेस होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है और उसको प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। फिर दूसरा प्रोसेस क्या होता है? रिडक्शन, जहाँ पे एटीपी एनएडीपीएच क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं, रिडक्शन। और तीसरा क्या होता है? रीजनरेशन, वहाँ पर भी एटीपी जो यूज होता है और एडीपी का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं C3 साइकिल, C3 साइकिल, ठीक है। और C3 प्लांट में C3 साइकिल चलता है और C4 प्लांट में भी C3 साइकिल चलता है, इस बात को भी आप रखिएगा। कैल्विन साइकिल जो होता है इसको कहते हैं हम लोग C3 साइकिल को, और मेल्विन कैल्विन को C14 पे इन्होंने वो किया था, यूज़ किया था रेडियो आइसोटोपिक यूज़ करके, और उसमें वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था। उस कंडीशन में इनको 1961 में जाकर नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और याद रखिएगा वाटसन और क्रिक को कब दिया गया था? 1962। मैं डायरेक्ट आपसे बातें बोल रहा हूँ, मैं यहाँ कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, इतना टाइम भी नहीं है। तो 1961 और 1962 ये 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो हमारे पास जो C4 साइकिल होता है, ये C4 साइकिल जो होता है मीजोफिल और बंडल स्टेज सेल इन दोनों जगह चलता है, बंडल स्टेज सेल और आपका मीजोफिल। सबसे पहले ये कहाँ चलता है? मीजोफिल सेल में, और मीजोफिल सेल में C4 साइकिल चलता है, और जो बंडल स्टेज सेल होते हैं वहाँ पे C3 साइकिल चलता है। तो इस बात को कंफर्म रहना कि C4 पाथवे बता रहा हूँ, C4 पाथवे में C3 भी चलता है, C4 भी चलता है। भूलना नहीं कि C4 लिखा है तो सिर्फ C4 ही चलेगा, नहीं, उसमें C3 भी चलता है और C4 भी चलता है। इस बात से भी आप लोग पूरी तरीके से यहाँ पर क्लियर रहिएगा। देखिए सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, और रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर बताया था नॉन लिविंग सेल में इसकी डिस्कवरी की थी, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर थोड़ी बातें सेल चैप्टर से, तो 1831 करीब करीब रॉबर्ट ब्राउन थे, उस समय उन्होंने देखा था न्यूक्लियस को, और एंटन वॉन लीवनहॉक ऐसे थे जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोलिंग सेंटर होता है, और उसका जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है वो 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। कितना होता है? 10 से 50 नैनोमीटर का होता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। GLUT4 का नाम आपने सुना होगा, GLUT4, GLUT, GLUT4। तो GLUT4 होता क्या है? ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को बढ़ाता है सेल में, ये प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। कोलेजन क्या होता है? प्रोटीन होता है। ट्रिप्सिन क्या होता है? एंजाइम होता है, और एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, ठीक है। एल्कालॉइड्स में अगर पूछेगा, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बता रहा हूँ आपको मैं, एल्कालॉइड्स, टर्पीन, मोनोटर्पीन, डाईटर्पीन। तो एल्कालॉइड्स में आप मॉर्फिन और कोडीन का नाम याद रखिएगा। मॉर्फिन का नाम आपने सुना ही है ना, ओपियम पॉपी पैपावेरम सेमनीफेरम से निकालते हैं। और ये जो पैपावेरम सेमनीफेरम प्लांट होता है वो क्या होता है? फ्यूज्ड होता है, यानी कि सिनकार्पस होता है। टॉक्सिन हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एब्रिन और रिसिन को। लेक्टिन्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हो जाएगा? कॉनकैनावेलिन ए, तो ये याद रखिएगा। पिगमेंट्स में क्या हो जाएगा? कैरेटिनॉइड्स और एंथोसाइनिन, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। लैक्टिन, कॉनकैनावेलिन ए। और ड्रग में विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाला जो टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम, पक्का ये सब आता है, चाहे आपका ये प्रोटीन से रिलेटेड हो गया, चाहे आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट से रिलेटेड हो गया। न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है ना, क्या होता है? अब पॉलीसेकेराइड जो होता है उसका क्या होता है? वहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। इनुलिन का पॉलीमर किसका पॉलीमर होता है? फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज, इनुलिन याद रखेगा। इनुलिन जब भी आएगा तो फ्रक्टोज जरूर याद रखना, है ना। और टायरोसिन को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। टायरोसिन जो अमीनो एसिड होता है इसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा हर एंजाइम में प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है टर्सरी एक्टिविटी होती है, और हीमोग्लोबिन में प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। याद रखिएगा डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि उस पर फास्फेट शुगर होता है, याद रखिएगा, है ना। और डीएनए जो होता है वो ऑप्टिकल होता है क्योंकि उसके पास पेंटोज शुगर होता है। इस बात को भी क्लियर रखिएगा कि ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से एसोसिएटेड होते हैं। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे आपके एग्जाम में, सब धरा रह जाएगा पुराना, डायरेक्ट यही सब पूछा जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। क्योंकि ये जो वीडियो चल रहा है, ये जो आपकी सीरीज चल रहा है, ये सिर्फ रिपीटर्स के लिए है। इसमें अगर कोई फ्रेशर बैठा होगा तो वो थोड़ा डिप्रेस हो जाएगा,
तो इस बात को भी आप क्लियर रखिएगा। उसमें ये बैठा रहेगा तो कहेगा हमको तो इतना जल्दी कैसे कैसे बोल रहे हैं, ये भाई देखना ही नहीं, बंद करो सब चैनल, यूट्यूब डिलीट कर दो। तो बात समझिए इस बात को कि जो एंजाइम्स हैं उसके यहाँ पर 6 क्लास हमको पढ़ने पड़ते हैं। और आपको पता है कि आपने लाइगेसेस के बारे में पढ़ा था कि जो डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, डीएनए रेप्लिकेशन वाले प्रोसेस में ओकाजाकी फ्रेगमेंट को यहाँ पे तोड़ते हुए नजर आते हैं। ठीक है, देखिए एंजाइम के नाम तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ एंजाइम के साथ एक कोफैक्टर भी जुड़ा होता है ना। और कोफैक्टर जो होता है वो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। 3 तरह की बातें यहाँ पर, 3 चीज़ें होती हैं कोफैक्टर में। एक होता है क्या, प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक होता है कोएंजाइम और एक होता है मेटल आयन। खास बात बता रहा हूँ, डायरेक्ट सुन लो, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो बहुत ही टाइटली लिंक्ड होता है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और कोएंजाइम के बारे में सुन लो, कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बट ये टाइटली लिंक नहीं होता, ये ट्रांजिएंटली लिंक्ड होता है। और मेटल आयन जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं साइड चेन ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ बनाते हैं। इस बात को याद रखना। जिंक जरूरी होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए। जिंक किसके लिए जरूरी होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन होता है, तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर देखिए कि सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस एक एंजाइम है और वहाँ पर मेलोनेट आ जाता है जो कि किसकी तरह दिखता है, सक्सिनेट की तरह दिखता है। तो वहाँ पर मेलोनेट आ जाता है, याद रखिए मेलोनेट आके सक्सिनेट की जगह बैठ जाता है और वहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाता है। बस सीधे सीधे याद रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि B1 को हम, विटामिन B1 जो होता है उसको थियामीन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को नियासिन कहते हैं, B12 को साइनोकोबालामीन कहते हैं, विटामिन जो ए होता है उसको रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन की को फिल्लोक्विनोन कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद आना चाहिए। विटामिन बी और विटामिन सी के जो सब कुछ होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। और एडेक, ADEK एडेक, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ये भी याद रखिएगा। नियासिन जो होता है उसका IUPAC नाम होता है पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड किसका नाम होता है, नियासिन का नाम होता है। इस बात को भी इस बात से क्लियर रहिएगा। नियासिन बहुत पूछता है आपसे। एनाफेज 1, एनाफेज 2, माइटोसिस तो भैया इक्वेशनल डिवीजन होता है, डिप्लॉयड सेल है तो इक्वेशनली डिवाइड कर जाएगा। 46 क्रोमोसोम है तो जो बनाएगा, जो डिवाइड होकर बनाएगा उसमें भी 46 क्रोमोसोम होगा। लेकिन अगर मियोसिस हो रहा है यानी कि रिडक्शन डिवीजन हो रहा है तो वहां पर क्या बनता है, क्रोमोसोम के नंबर जस्ट हाफ हो जाते हैं। 46 क्रोमोसोम है तो स्पर्म में कितना हो जाएगा, 23, क्योंकि स्पर्म कैसे फॉर्म होता है, मियोसिस से। अब मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 2 जो होता है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही होता है। मियोसिस 1 हुआ तो 46 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम हो गया। मियोसिस 2 हो जाएगा तो बस नंबर बढ़ जाएंगे सेल के, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर वही रहेगा, सेम रहेगा। 4 फेस होते हैं, मेटाफेस, सॉरी पहले स्टार्ट करता हूँ, आपका प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। क्रोमोसोम को सबसे अच्छा अगर देखना चाहते हो तो मेटाफेस पे देख लो, सबसे बेस्ट तरीका है मेटाफेस पे देख लो। अब मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में कई सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, उसमें हो जाएगा प्रोफेस 1, प्रोफेस 2, मेटाफेस 1, मेटाफेस 2, एनाफेस 1, एनाफेस 2, टीलोफेस 1, टीलोफेस 2। तो 2 स्टेप में होता है ना। पहले क्या होगा, प्रोफेस 1 होगा, फिर मेटाफेस 1 होगा, फिर एनाफेस 1 होगा, फिर टीलोफेस 1 होगा, खत्म। फिर प्रोफेस 2 होगा, मेटाफेस 2 होगा, एनाफेस 2 होगा, टीलोफेस 2 होगा। एक खास बात बता दूं कि एनाफेस 1 जो होता है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। और दूसरी बात, किसी भी गैमीट का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिसाइड होता है कहाँ पे, एनाफेस 1 में फाइनली डिसाइड हो जाता है। किसी भी गैमीट का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कब डिसाइड हो जाता है, एनाफेस 1 में। इस बात को याद रखिएगा। लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ, लगातार आप रिवीजन करते रहें, लगातार 10, 15, 20 मिनट में अगर आपको बहुत सारा कुछ पॉइंट मिल जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो जा क्या रहा है, करो ना। इस बात से क्लियर रहिएगा। बीच में भी एक प्रोसेस आता है सेल डिवीजन के बीच में, प्रोफेस 2 के बाद, जैसे प्रोफेस 2 खत्म हुआ वहाँ पे इंटरकाइनेसिस आ जाता है प्रोसेस। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। और डिप्लोटीन का एक बहुत बड़ा प्रोसेस जो होता है वो पाया जाता है आपका यहाँ पे मियोसिस 1 में। वो बड़ा ही लंबा फेस होता है ना, बहुत लंबा होता है फीमेल में, है ना, बहुत लंबा होता है। और प्रोफेस 1 में तमाम तरह के स्टेज पाए जाते हैं, लेपोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो मैं वो डिप्लोटीन की बात कर रहा था। मैं डिप्लोटीन, यहाँ पे एक बात जो सब नज़र आती है वो ये आती है कि
डिप्लोटीन जो देखा होगा आपने का कि फीमेल में जो होता है नो मोर ओगोनिया एडेड आफ्टर बर्थ, तो वहीं पर जो होता है मियोसिस 1 थम जाता है और जब पवर्टी की जाती है तब वो डिप्लोटीन वाला स्टेज जो होता है वो आगे बढ़ता है। इस बात से आप क्लियर हैं। प्लांट और एनिमल में सेल डिवीजन जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस वाला प्रोसेस होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। प्लांट में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, प्लांट में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट होता है फ्रेगमोप्लास्ट, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन प्लांट में सेल प्लेट। और एनिमल में सेल प्यूरो होता है, सेल प्यूरो बनता है एनिमल में, वहाँ पे सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ डिवीजन का काम होता है। तो इस बात को भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट, प्लांट में कैसे होता है और एनिमल में कैसे होता है। आज बस इतनी ही बात करूँगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहेगा। कल फिर से आपके सामने नेक्स्ट वीडियो आएगा। मेरा जो टारगेट है वो ये है कि इस 8 दिनों में कम से कम 20-22 वीडियो, टोटल 50 वॉल्यूम निकालने का है और 50 वॉल्यूम सुनकर जाइएगा। थैंक यू सो मच।